शादी के बाद रोजाना मेरा पति पूछा करता कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, क्योंकि मैं अभी बच्चा नहीं चाहता। इसीलिए अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझे सबसे पहले बताना। मेरा पति एक काम और करता था जो बहुत ही अजीब होता था। वो रोज शाम को मुझे अपने साथ एक वीरान जगह ले जाता और वहां बने खाली कमरे में बंद कर देता। उस कमरे में बहुत ही अजीब लगता था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होती मुझे नींद आने लगती थी और मैं गहरी नींद में चली जाती। और अगले दिन मेरी आँख खुलती तो मैं अपने घर पर अपने बेड पर मौजूद होती थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं होता था। मेरे सास ससुर भी मुझे नफरत से देखते थे। यहाँ तक कि मेरी सास ने तो मुझसे बातचीत करनी भी बंद कर दी थी। घर के कामों को भी हाथ नहीं लगाने देती और घर के काम के लिए कामवाली रख ली थी। लेकिन वो कामवाली हर वक्त अपने आप को चादर में छुपा कर रखती। यहाँ तक कि उसके हाथ पैर भी नहीं दिखते थे। बाद में पता चला कि वो कामवाली गूंगी है, बोल नहीं सकती। लेकिन एक दिन मैंने उसे अपने ससुर के साथ राज की बातें करते सुन लिया था, जिसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। हकीकत जानकर मैं दंग रह गई। अपने पति को बताना चाहा तो उसने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। मैं बड़ी परेशान थी। उन्हीं दिनों मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पति को जैसे ही ये बात पता चली तो उसने मेरी प्रेगनेंसी गिरवा दी। मैं बहुत रोई और फिर ऐसा ही 3 बार हुआ, लेकिन तीनों ही बार मेरे पति ने मेरी प्रेगनेंसी गिरवा दी। चौथी बार फिर जब मैं उम्मीद से हुई तो मैंने ये राज अपने पति से छुपा लिया और उसको नहीं बताया। और जब मेरे पेट का उभार बढ़ने लगा तो मेरे पति के पसीने छूट गए। वो मेरे सामने रोने लगा कि अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे तो। इससे आगे वो बात अधूरी छोड़ देता और मैं परेशान हो जाती कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। भला वो अपने बच्चों को ही दुनिया में आने से क्यों रोकता है। लेकिन इस बार अपने पति की लाख कोशिशों के बाद भी मैंने अपने बच्चे को बचा लिया था। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी के दिन पास आने लगे मेरे पति की हालत खराब से खराब होती जा रही थी। और फिर जैसे ही डिलीवरी का दिन आया, डॉक्टर ने जैसे ही बच्चा मेरी गोद में दिया तो मैं चीखें मार मार कर रोने लगी, क्योंकि वो बच्चा। मेरा नाम आरती है। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरी शिक्षा 10वीं क्लास तक ही हो पाई थी। मुझे पढ़ने का तो बहुत शौक था। मेरी माँ भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, पर पापा अनपढ़ थे। पापा का अपना बड़ा कारोबार था। मेरे माँ बाप में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मेरे पापा एक ऐसे ख़ानदान से संबंध रखते थे जिसके अपने कुछ पुराने रीति रिवाज थे, कुछ रस्में थीं, उसूल थे जो मेरी पढ़ी लिखी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन पापा अपने खानदान की रस्मों के खिलाफ मम्मी को नहीं जाने देते थे। उनका कहना था कि हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत सोच समझकर ये रीति रिवाज रस्मों रिवाज बनाए हैं, जिन्हें तोड़कर पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। लेकिन मेरी माँ को ये रस्म रिवाज समझ नहीं आते थे। ऐसे रस्मों रिवाज की क्या तुकबंदी थी जिनका धर्म से भी कोई लेना देना नहीं था। फिर भला इन रस्म रिवाज की क्या जरूरत थी। लेकिन पापा इन रस्म रिवाज से इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे कि इन रस्मों रिवाज के आगे उन्हें अपने बच्चे भी दिखाई नहीं देते थे। और पापा ही नहीं, उस खानदान का हर मर्द इन रस्मों रिवाजों को अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर निभाता था। एक तो उनके खानदान का ये रिवाज था कि बेटी की शादी खानदान से बाहर नहीं होगी। अगर बेटी की शादी होगी तो वो खानदान के ही किसी लड़के या मर्द से होगी। गैर बिरादरी से लड़की आ तो सकती है, जैसे मेरी माँ आई थी, लेकिन जा नहीं सकती। फिर चाहे बिरादरी में शादी का जोड़ा हो या ना हो, उम्र का फ़र्क भी भुला दिया जाता था। फिर चाहे लड़की 18 साल की हो और मर्द 50 साल का, या फिर लड़की 18-19 साल की हो और लड़का 14-15 साल का ही क्यों ना हो। जैसे ही लड़की 18 साल की होती थी उसे बिरादरी के किसी लड़के के साथ बांध दिया जाता था। अगर कोई लड़की अपने कदम बाहर उठाने की कोशिश करती भी थी तो उसे बिरादरी और घर से तमाम रिश्ते तोड़ दिए जाते थे। यहाँ तक कि कभी कभी तो लड़की को इन रस्मों रिवाज की बलि चढ़ा दिया जाता था, उसकी ज़िंदगी लेकर। दूसरी रस्म थी औरतों की शिक्षा को लेकर। मेरे पापा के खानदान वालों का मानना था कि औरत को ज़्यादा शिक्षा देना जरूरी नहीं है। औरतों की शिक्षा को बेकार माना जाता था। अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो उसे बुरा समझा जाता था। वजह ये थी कि ज़्यादा शिक्षा हासिल करने के बाद औरत खुद के पैरों पर खड़ी हो जाती है और फिर मर्दों के सामने जबान खोलती है। जैसे मेरी माँ मेरे पापा के सामने आकर खड़ी हो जाती थीं जब भी उन्हें कुछ गलत होता दिखाई देता था। औरतों को ये बिरादरी वाले अपनी जागीर समझते थे। जैसे चाहो घुमा दो, जैसे चाहो उनका इस्तेमाल करो। तीसरा और सबसे दर्दनाक रिवाज था कि कुछ भी हो जाए औरत तलाक नहीं ले सकती, ना ही उसे तलाक दी जाती थी। अगर औरत नापसंद भी हो तब भी उसे ज़िंदगी से तो निकाल दिया जाता था, लेकिन आज़ाद नहीं किया जाता था। वो सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम पर बैठी रहती थी, लेकिन तलाक लेकर अपना दूसरा घर नहीं बसा सकती थी।
इनका कहना था कि डोली बाप के घर से निकली है तो अर्थी पति के घर से ही उठेगी। औरतों को जो हक दिए जाने चाहिए, इन लोगों ने वो हक औरत से छीन लिए थे। पति चाहे कैसा ही व्यवहार करे, चाहे मार पीट जानवरों जैसा व्यवहार करे, लेकिन औरत को फिर भी अपने पति के नाम से ही जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। बिरादरी वालों का कहना था कि ये औरत का फर्ज है कि वो अपने पति की सारी बातें माने। लेकिन मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थीं और तमाम रस्म रिवाज के सख्त खिलाफ थीं। लेकिन आखिर कब तक खिलाफ रहती? वो थी तो एक औरत ही, दूसरा उनके साथ खड़ा होने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन माँ की बातों से पापा की सोच में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आ गया था, लेकिन वो भी एक पुराने ख्याल के खानदान की रस्म रिवाज से बंधे हुए मर्द थे। खानदान वालों की नाराजगी लेकर उन्होंने मुझे 10वीं क्लास तक पढ़ाई करा दी थी। लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी ने लाख जिद की, लेकिन उन्होंने मुझे आगे नहीं पढ़ाया और मेरे 18 साल के होते ही मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया, जो मुझसे 10 साल बड़ा था और बिल्कुल जाहिल और अनपढ़ था। गुस्से का तेज और इतना बदतमीज कि जो भी उसको देखता कानों को हाथ रख लेता था। मेरी माँ ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। वो मेरी शादी एक जाहिल आदमी से हरगिज नहीं करेंगी। और उस दिन पापा ने माँ को तलाक की धमकी दे दी कि अगर हमारे खानदान की रस्मों रिवाज को तोड़ने की कोशिश की तो फिर ये रस्म भी टूटेगी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनते ही मम्मी के साथ साथ मैं भी दंग रह गई थी। यहाँ पर आकर मम्मी कमजोर पड़ गईं और फिर पापा की ही मर्जी चली और 2 महीने में ही धूमधाम से मेरी शादी पापा के उसी जाहिल बदतमीज दोस्त के बेटे से हो गई। मेरे पति का नाम वैभव था। देखने में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वही पुरानी सोच का मर्द था जिस सोच के मेरे पापा थे। शादी की पहली रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी। काफ़ी डरी सहमी हुई थी जब कमरे में वैभव आया और मुझसे बहुत ही नरमी से और मोहब्बत से बात की। मुझे शादी की पहली रात का गिफ्ट भी दिया और मुझसे बातें करने लगा और फिर मुझसे बोला कि हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। उसकी ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि मैं तो उसके बारे में बहुत ही गलत सुन रखा था, लेकिन फिर मैं खुश भी हो गई। मेरा सारा डर अब गायब होने लगा था। मैंने वैभव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हम कुछ देर बैठकर बातें करते रहे जब वैभव ने ऐसी बात कही जिसे सुनते ही मैं दंग रह गई। वैभव ने कहा कि अब हम बेस्ट फ्रेंड हैं तो तुम मुझे अपनी सारी बातें बताओगी, छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी। मैंने कहा ठीक है। और फिर वैभव ने आगे कहा कि जब हम अच्छे दोस्त बन ही गए हैं तो हम एक दूसरे की सारी बातें भी मानेंगे। मैं जो बोलूँगा वो तुम खुशी खुशी मानोगी और हमारे बीच कोई भी राज किसी को कोई नहीं बताएगा। मैं मान गई। फिर वो मुस्कुराया और बोला, जब भी तुम प्रेग्नेंट हो तो ये बात सबसे पहले मुझे ही बताओगी। वैसे तो मैं पूरी सावधानी रखूंगा, लेकिन फिर भी किसी कारणवश तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो मुझे ज़रूर बताओगी और जब तक मैं नहीं कहूँगा किसी और को नहीं बताओगी। वैभव की बातें सुनकर मैंने शर्म से चेहरा झुका लिया। मैंने वैभव की सारी बातें मानने का वादा किया। वैभव ने प्यार से मेरे हाथों को थाम लिया और मुझसे वादा किया कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं भी खुश हो गई और उसके सीने से लग गई। उसके बाद वैभव मेरा बहुत ही ध्यान रखता था, मुझे खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन एक बात रोज़ कहता कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम प्रेग्नेंट हो तो सबसे पहले मुझे ही बताना, मेरे अलावा किसी को नहीं। मैं कहती तुम इतना परेशान क्यों हो, हम सावधानी बरत तो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मुझे हैरत होती कि इतनी सावधानी रखने के बावजूद भी वैभव इतना परेशान क्यों रहता है, ऐसे जैसे वो मेरी प्रेगनेंसी को लेकर कितना डरा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं वैभव के साथ बहुत खुश थी क्योंकि वो मेरा बहुत ध्यान रखता था। लेकिन एक बात जो उस घर में बहुत ही अजीब थी, मेरा पति हर रोज़ शाम को मुझे अपने साथ लेकर बाहर चला जाता, ये कहकर कि चलो बाहर घूम कर आते हैं, और फिर आबादी से दूर एक कमरे में ले जाकर छोड़ देता। वो कमरा बहुत ही पुराना बंजर सा था, लेकिन अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। उस कमरे में जाते ही मुझे नींद आने लगती और कुछ ही देर में मैं सो जाती और फिर मुझे कुछ याद न रहता। और जब अगले दिन मेरी आँख खुलती तो मैं अपने घर में मौजूद होती। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से और गुस्से से घूरती रहती। पहले तो वो मुझसे बहुत ही मोहब्बत करती थीं, बहुत ही अच्छे से पेश आती थीं, लेकिन अब तो बस गुस्से से घूरती रहती थीं। मेरे ससुर ने भी मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया था। मैं अपने पति वैभव से इस बारे में पूछती तो वो कुछ ना बताता, बल्कि कहता कि तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। एक बार वैभव फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। ये सुनकर मुझे पता चला कि वो रोज़ मुझे इस कमरे में छोड़कर शहर चला जाता है, लेकिन अगर उसे शहर ही जाना है तो वो मुझे इस कमरे में बंद क्यों कर जाता है, मुझे घर में छोड़कर भी तो जा सकता है। और फिर मुझे सख्ती से मना कर देता कि इस बारे में अपने घर वालों को भी कुछ मत बताना। आखिर वो सब ये क्यों कर रहा था। मैं बहुत परेशान होती कि आखिर वो मुझे अकेला छोड़कर शहर क्यों जाता है, जबकि उसका कारोबार तो गांव में ही था।
और जब वापस आता तो बिखरे हुए बाल और ऐसा लगता कि जैसे कितना बीमार है। मैं पूछती क्या हुआ तो वो भड़क जाता। उसका गुस्सा देखकर मैं डर जाती। लेकिन जब मेरे ससुर ने पूछा कि वैभव क्या तुम शहर गए थे, तो वो साफ इनकार कर देता, जिस पर मेरे ससुर भी भड़क जाते और दोनों बाप बेटे में बहस हो जाती। घर में यही सब कुछ चल रहा था। उन्हीं दिनों मेरे ससुर ने घर पर एक कामवाली रख ली। ये देखकर मुझे धक्का सा लगा कि वो कामवाली किचन के काम, खाना पकाना वगैरह कर रही थी, जबकि हमारी बिरादरी में किचन के काम सिर्फ घर की औरतें यानी पत्नी, बहन, बेटियां, बहुएं ही करती थीं। तो फिर मेरे ससुर ने कामवाली कैसे रख ली? कामवाली को देखकर मेरी सास ने तो बहुत ही बाबेला मचाया था और फिर सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया कि घर की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। मैं बहुत परेशान थी। मेरी सास अब हर समय मुझे बद्दुआएं देती, जबकि घर के अंदर कोई खिचड़ी पक रही थी और ऐसी खिचड़ी थी जिससे घर की बुनियादें हिल गई थीं। वो नौकरानी हर समय अपने आप को, अपने चेहरे को, यहाँ तक कि अपने पूरे शरीर को ही ढककर रखती थी। अपने पैरों तक पर जुराब चढ़ाकर रखती थी। मेरे ससुर के अलावा किसी से कोई बात नहीं करती थी। ऐसा लगता जैसे वो गूंगी है। लेकिन मेरे ससुर के सामने ही उसकी जबान खुल जाती थी। मुझे अपने ससुर और नौकरानी पर शक होने लगा था। मैंने यही बात वैभव के सामने जाहिर की तो वो आग बबूला हो गया। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब ना तो मैं अपने पति के साथ उस कमरे में जाऊंगी जो घर से दूर वीराने में है, ना ही अपने ससुर और नौकरानी को अकेला छोड़ूंगी। जब शाम के समय वैभव मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा तो मैंने साफ मना कर दिया। मेरे मना करने पर वैभव का रंग गुस्से से लाल हो गया, लेकिन मैं नहीं मानी। फिर भी जबरदस्ती वो मुझे अपने साथ ले गया। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो मुझे अपने साथ घसीटता चला गया। अगले दिन जब मुझे होश आया, मेरा बुरा हाल था। पूरा शरीर दर्द कर रहा था, चक्कर भी आ रहे थे। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे होश में आते देखकर वैभव ने मुझे अजीब सी नजरों से घूरा और कहने लगा, कैसा महसूस कर रही हो? मैंने कहा, बहुत थका थका महसूस कर रही हूँ, चक्कर भी आ रहे हैं। उसने एकदम चौंक कर पूछा, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? उसके सवाल पर मुझे बहुत ही अजीब लगा था। भला वो क्यों बार बार मेरे प्रेग्नेंट होने का पूछता था, और अगर पूछता भी था तो ऐसे क्यों, जैसे उसके पीछे उसका कोई बड़ा राज छुपा है। मैं खामोशी वैभव की तरफ देखने लगी। उसने जब दोबारा मुझसे वही सवाल पूछा, अभी मैं जवाब भी नहीं दे पाई थी कि अचानक मुझे उबकाई आ गई और मैं बाथरूम में भागी। वो भी मेरे पीछे आ गया। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत बुरा हो गया हो। मेरे बाहर निकलते ही वो बोला कि तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। मैं बहुत हैरान हुई और कहा कि सिर्फ उल्टी ही तो आई है, पर वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। अस्पताल ले जाकर मेरा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये सुनते ही वैभव के हाथ पैर कांपने लगे थे कि बच्चा होने की खबर पर तो उन्हें खुश हो जाना चाहिए था, फिर वो इतना डरे हुए क्यों थे? मैं यही सोच रही थी कि जब वैभव ने जो कहा उसे सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वैभव ने मेरी प्रेगनेंसी मेरे रोने और मेरे मना करने के बावजूद गिरवा दी। बहुत पूछने पर बोले कि मैं मजबूर हूँ। मैं बहुत रोई कि भला ये कौन सी मजबूरी है जो अपने ही बच्चे को दुनिया में आने से रोक रही है। मैं बहुत तकलीफ में थी। अब मेरा पति मुझे अपने साथ उस वीरान वाले कमरे में भी नहीं लेकर जा रहा था, लेकिन अब मैं बस रोती रहती थी, क्योंकि मुझे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर से बहुत खुशी मिली थी, लेकिन मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया गया था। मेरे हर समय रोने पर वैभव ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं डर गई और फिर अपने बच्चे का ख्याल अपने दिल में ही दबाकर खामोश हो गई। लेकिन इसके बाद लगातार 1 साल के अंदर ही वैभव ने मेरी 3 बार प्रेगनेंसी और गिरवाई थी। अब तो मुझे वैभव से नफरत होने लगी थी, साथ ही साथ उसके घर वालों से भी नफरत होने लगी थी। मुझे अपने बाप से भी नफरत होती थी कि उसने मेरी शादी एक जाहिल गवार आदमी से कर दी। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी बात नहीं करती थी। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। हर वक्त रोती रहती। मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मेरा मन मुझे अंदर ही अंदर कचोटता रहता कि मैं अपने बच्चों को नहीं बचा सकी। एक दिन ऐसे ही लेटी हुई अपनी किस्मत पर रो रही थी। अचानक से मेरा मन बहुत घबराने लगा। सोचा उठकर थोड़ा बाहर टहल लेती हूँ। उठकर जाने लगी तो मुझे चक्कर आ गया। मैं डर गई कि अगर मैं फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। मेरे पति ने मेरा बच्चा गिरवा दिया तो फिर क्या होगा। मैं जल्दी से निकलकर बाहर आ गई, किचन में गई और एक गिलास ताज़ा जूस बनाया और उसे लेकर बाहर ताज़ा हवा में टहलने लगी। मैंने सोचा इससे मन हल्का हो जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि वैभव को शक हो कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ।
अभी मैं बाहर टहल ही रही थी कि मैंने अपने ससुर और उस नौकरानी को एक कमरे में जाते हुए देखा और मैं दंग रह गई, क्योंकि मेरे ससुर जिस तरह छुपकर नौकरानी के साथ जा रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मैं भी खामोशी से उस नौकरानी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी ताकि देख सकूं कि दोनों इस तरह छुपकर क्यों जा रहे हैं। मैं कमरे के बाहर दरवाजे से कान लगाए खड़ी हुई थी जब अंदर से आती आवाज़ सुनी, और जैसे जैसे मैं सुनती गई मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलती गई। मेरे हाथ में जूस का गिलास था जो छूट कर नीचे गिर गया था। ऐसा लगा कि जैसे पूरे घर की छत मेरे ऊपर आ गिरी हो और उस छत ने मेरे शरीर को तोड़ दिया हो। इतना घटिया घिनौना काम मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। गिलास टूटने की आवाज़ पर मेरे ससुर और नौकरानी कमरे से बाहर आए, लेकिन राज तो मुझे पता चल गया था और उसके बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही न चला। मेरे ससुर और उस नौकरानी ने मुझे आगे बढ़कर थामना चाहा, लेकिन मैं चीख पड़ी और फिर जोर जोर से रोने लगी। कमरे से मेरी सास भी बाहर निकलकर हैरत से मुझे देखने लगी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो मेरी सास के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ले गया, क्योंकि मैं ज़मीन पर गिर गई थी। मेरी सास मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। मेरे ससुर और वो नौकरानी भी कमरे में आ गए। मैं अपनी बर्बादी पर दहाड़े मार मार कर रो रही थी जब मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया और फिर मेरे ससुर और नौकरानी ने सारी हकीकत खोलकर सामने रख दी। मेरी सास ने मुझसे कुछ बातें की और बहुत देर तक मुझे समझाया, तो फिर मैंने अपने पति से बदला लेने के बारे में सोचा। मैंने अपने सास ससुर को सब कुछ बता दिया कि कैसे वैभव ने मेरी 3 बार प्रेगनेंसी गिरवाई है, मुझे वीरान कमरे में लेकर जाकर बंद कर देता है, जिसे सुनकर मेरी सास अविश्वास से मुझे देख रही थी और फिर वो भी रोने लगी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वैभव इस हद तक भी जा सकता है। उसके बाद हम सब ने मिलकर नाटक करना शुरू कर दिया। मैंने और मेरे सास ससुर ने वैभव को इस बार नहीं बताया कि मैं उम्मीद से हूँ, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ने लगा मेरे पति परेशान होने लगे और फिर मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गया और डॉक्टर से कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। कहा कि अगर ये बच्चे को गिराया गया तो आपकी पत्नी की जान जा सकती है। ये सुनते ही वैभव सर पकड़कर रोने लगा और बोला कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि मैं उसका राज तो जान चुकी थी, इसलिए खामोश रही। और फिर गुजरते दिनों के साथ उसकी हालत और भी ख़राब होती चली गई। वो ज़रूरी काम का कहकर शहर चला गया और मैं सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल अनजान थी। जब मेरी डिलीवरी के दिन पास आए और मेरा पति शहर से वापस आया तो उसकी हालत अब भी काफ़ी ख़राब थी। वो कोई थका हुआ मुसाफिर लग रहा था और फिर वो दिन भी आ गया कि हमें अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने मेरा पहले चेकअप किया और फिर आधे घंटे के बाद मेरी गोद में मेरा बच्चा लाकर रख दिया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा बच्चा अंधा पैदा हुआ है, साथ ही साथ इस बच्चे का दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग है। फ्यूचर में आपका बच्चा पागल बनकर पूरी ज़िंदगी गुजारेगा। ये सुनते ही सबके ऊपर एक मातम सा छा गया था और वैभव घुटनों के बल नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा और मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। इसके साथ ही उसने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए थे। तभी उस नौकरानी ने भी अपने ऊपर से चादर उतार कर फेंक दी। उस नौकरानी को देखते ही मेरे पति के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो वहीं ढेर होता चला गया, क्योंकि वो नौकरानी नहीं बल्कि वो तो मेरे पति की। कुछ साल पहले वैभव अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने के लिए गया हुआ था। पहाड़ों की वादियों में घूमते हुए उसे वहाँ एक लड़की मिली। जिस कॉटेज में वो ठहरे थे वो लड़की वहाँ खाना बनाती थी। वो लड़की बहुत सुंदर थी, बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह। जब मेरे पति को वो पसंद आ गई। वो बहुत मासूम थी, लेकिन इसके साथ ही समझदार भी थी। उसने मेरे पति को हद से आगे नहीं बढ़ने दिया। और फिर जबकि मेरे पति को तो उससे मोहब्बत हो गई थी, तो वो अपनी बिरादरी के रस्म रिवाज भी भूल गए थे और फिर नैनीताल की वादियों में ही उसके बाप से रिश्ते की बात करके उसे शादी कर ली। आभा के बूढ़े बाप को भी ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि उन्हें तो अपने फ़र्ज से फ्री होना ही था। वैभव उन्हें पसंद आ गया था, देखने में स्मार्ट था। उन्होंने आभा की शादी वैभव के साथ कर दी। शादी के 2 महीने तक आभा और वैभव एक साथ रहे। जब गांव से बुलावे पर उसे गांव जाना पड़ा। आभा से वापस आने का वादा करके वो गांव चला गया। उधर आभा वैभव का इंतजार करती रही और इंतजार की सीमा हद से ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि आभा ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया, लेकिन वैभव वापस नहीं लौटा। आभा को अपने नाम के साथ बांधे रखा। इधर वैभव बहुत परेशान था, क्योंकि जज्बात में आकर इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था, लेकिन अगर ये बात बिरादरी में पता चली तो बहुत बुरा होगा, और इसी बुज़दिली की वजह से वो छुप गया।
और उस लड़की को वहीं शहर में ही छोड़ दिया। बच्चा जब 3 महीने का हुआ तो मालूम पड़ा कि उसके दिल में सुराख है और ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। आभा सोच चुकी थी कि मर जाएगी, लेकिन उस बेवफा इंसान के बारे में दोबारा नहीं सोचेगी। लेकिन अपने बच्चे को देखकर और उसकी जान बचाने के लिए आभा तड़प उठी और फिर वो वैभव को ढूंढने की कोशिश करने लगी। भगवान ने कृपा की कि उसे वैभव का एक दोस्त मिल गया। वो पढ़ा लिखा लड़का था। उसे आभा की हालत पर दया आ गई और उसने आभा को वैभव के पास पहुंचा दिया। आभा वैभव के घर वालों के सामने बहुत रोई और अपना बच्चा आगे कर दिया कि अब इसकी जिंदगी आप लोगों के हाथ में है। लेकिन उस समय डर के मारे वैभव आभा के साथ रिश्ते से मुकर गया और कहा कि वो इस लड़की को नहीं जानता, न जाने किसका पाप ये मेरी झोली में डाल रही है। बिरादरी वालों ने उस लड़की को घर से निकाल दिया और बहुत ही बेइज्जत किया। मेरी सास ने भी अपने बेटे का ही विश्वास किया जब उस लड़की ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोते हुए वैभव को बद्दुआ दी थी कि अगर तुम झूठे हो और मैं सच्ची हूँ तो भगवान करे तुम्हारी औलाद भी अपंग पैदा हो, किसी ऐसी बीमारी के साथ पैदा हो कि तुम खून के आंसू रो। लेकिन वैभव को उस समय अपनी इज्जत और बिरादरी का इतना डर था कि उसने आभा को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इंसानियत के नाते भी उसे अपनी सगी औलाद पर दया नहीं आई। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ससुर को आभा पर कुछ कुछ विश्वास होने लगा था। जैसे ही आभा घर से बाहर निकली, मेरे ससुर ने अपने नौकर से उसे वापस बुलवा लिया और खामोशी से उसे अपने नौकर के घर में छुपा दिया। उस बच्चे का डीएनए भी करवाया तो मालूम हुआ कि वो लड़की सच कह रही थी। उसके बाद मेरे ससुर ने उस बच्चे का इलाज करवाया, लेकिन आभा को और बच्चे को सबसे छुपा कर ही रखा, जिससे कि बिरादरी में उनकी इज्जत बनी रहे। इसीलिए मेरी शादी वैभव के साथ करवा दी। लेकिन आभा की दी हुई बदुआ को लेकर वैभव बहुत ही डरा हुआ रहने लगा था। आभा के घर से जाने के बाद वैभव उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो उसे नहीं मिली थी। वो रोज आभा को ढूंढने के लिए निकल जाया करता था। लेकिन जब मेरे ससुर ने उसे शहर जाने की वजह पूछी तो फिर वो कोई जवाब नहीं दे पाया और उसने इसका ये हल निकाला कि रोज मुझे अपने साथ लेकर जाता और अपने माँ बाप से कह देता कि मैं आरती को उसके मम्मी पापा के पास लेकर जा रहा हूँ, और फिर मुझे उस वीरान कमरे में ले जाकर बंद कर देता और मुझे सोने वाली दवा दे देता, जिससे कि मैं आराम से पूरी रात सोई रहती। खुद आभा को ढूंढने चला जाता। इसलिए मेरी सास अब मुझसे नफरत करने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं रोज अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। मैं घर बनाने वाली लड़की नहीं हूँ। उस दिन भी जब मैं जूस का गिलास लेकर अपने ससुर और कामवाली का पीछा करते हुए कमरे तक गई थी तो कमरे के अंदर से ऐसी आधी अधूरी सच्चाई सुनी। लेकिन आधी अधूरी सच्चाई सुनकर भी मैं पूरी बात समझ गई थी, और जब मेरी सास ने उस नौकरानी का चेहरा देखा तो वो भी सारी हकीकत समझ चुकी थी और मुझे भी सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने उस लड़की से माफ़ी मांगी, अपने पति की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर पलते एक मासूम और नन्ही सी जान की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी बद्दुआ मेरे बच्चे को लगे। आभा ने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे गले से लगा लिया था, और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे सास और ससुर ने नाटक किया और डॉक्टर को समझा दिया कि तुम्हें बाहर जाकर कहना है कि बच्चा अंधा और अब नॉर्मल पैदा हुआ है। जिसे सुनते ही मेरे पति ने रोते हुए अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए थे। इस बात को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन बिरादरी के रस्म रिवाज अब भी वही हैं। मैं और आभा अब एक साथ मिलकर रहते हैं। आभा का बेटा 4 साल का हो चुका है और मेरा बेटा 1 साल का हो चुका है। हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं और दोनों बच्चे आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। हम दोनों मजबूर हैं। बिरादरी के पुराने रस्म रिवाज की भेंट चढ़कर तलाक नहीं ले सकते, लेकिन अपने पति को भी माफ़ नहीं किया है। मेरे पापा भी अपने फैसले पर शर्मिंदा हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि पुराने रस्म रिवाज हमारी भलाई के लिए ही हों। कुछ रीति रिवाज हमारे लिए नुकसानदायक साबित होते हैं, जिन्हें तोड़ देने में ही भलाई है। हमारे बुजुर्ग भी इंसान ही थे, उनसे भी गलती हो सकती है। उस समय हालात को देखते हुए उन्होंने जो भी रस्म रिवाज बनाए थे वो उनके समय के लिए ठीक होंगे, लेकिन बदलते समय के साथ रस्म रिवाजों को भी बदलना पड़ता है। मैंने और आभा ने अभी तक वैभव को माफ़ नहीं किया है। वो रोज शहर से एक माफ़ीनामा भेजता है, लेकिन मेरा दिल उसे माफ़ करने को नहीं करता, और ना ही आभा का, क्योंकि हम दोनों ने बहुत झेला है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या हम दोनों को वैभव को माफ़ कर देना चाहिए और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर देना। एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।